इस वीडियो में मैं सीएसएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप सीएसएस बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं या फिर आप पहले सीएसएस सीखे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी कब और कैसे लगाएं ताकि एक प्रोफेशनल लेवल का वेबसाइट बना सके, तो इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हैंड रिटन नोट्स की सहायता से बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा और साथ ही साथ अपना नोट्स और सोर्स कोड आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप आसानी से सीख सकें। आज के समय में वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाएंगे। इस वीडियो सीरीज में मेरा मेन मकसद ये है कि आप वीडियो को देखकर सीएसएस को अच्छे तरीके से समझ सकें और किसी भी तरीके का डिजाइन और लेआउट बना सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि आपको लगता है ये वीडियो लोगों के लिए यूजफुल रहेगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम जगह लिखें जिससे हमें पता चल सके कौन कौन इस वीडियो का लाभ ले पा रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, नोट्स की पीडीएफ को। फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ और इसमें पहला फोल्डर पार्ट 1, आज का जो वीडियो है पार्ट 1 के अंदर है और यहाँ पर फोल्डर आपको दिख रहा होगा। इसको ओपन कर लूंगा, ओपन विथ और मोजिला फायरफॉक्स। आज मैं जितना भी सीएसएस बताऊंगा वो अलग ब्राउजर में बताऊंगा जिसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स। मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है जो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीएसएस कर रहे हैं मेरे साथ अभी तो आप मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर सकते हैं। और वैसे क्रोम भी बहुत अच्छा ब्राउजर है, उसमें आप इजीली कर सकते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कुछ फीचर्स इसमें है जो बहुत अच्छा हमको लगा, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो चलिए नोट्स की ओर देखते हैं। सबसे पहला लाइन यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस है क्या। तो इसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ कैस्केडिंग स्टाइल शीट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज। देखिए सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और यहाँ डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि आपकी वेबसाइट के लुक और प्रेजेंटेशन को बताता है, डिस्क्राइब करता है। उसके बाद यहाँ पर है बिफोर सीएसएस, सीएसएस के पहले आपको क्या आना चाहिए, क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए एचटीएमएल का और ब्राउजर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपको एचटीएमएल नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर एचटीएमएल का प्लेलिस्ट से एचटीएमएल को देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा वहां पर सिखाया हुआ है। और यदि थोड़ा बहुत भी आता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको साथ साथ जो भी टैग होगा बताते चलेंगे थोड़ा बहुत। अब अगला जो आपको रिक्वायरमेंट है, इसके लिए एक इन्वायरमेंट सेटअप करना ताकि हम लोग अच्छे तरीके से कोडिंग कर सके और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आपका होता है वो होता है एक टेक्स्ट एडिटर का। मतलब आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एक टेक्स्ट एडिटर का जिसमें आपने नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड हो गया, सबलाइम हो गया, बहुत सारा कोड एडिटर अवेलेबल है। यदि आपका हाथ आप पहले से कोड कर रहे हैं और किसी टेक्स्ट एडिटर पर बैठा हुआ है तो आप बेशक उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप वीएस कोड का यूज करें क्योंकि आप अगर कोडिंग फील्ड में हैं, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग टेक्स्ट एडिटर का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन है वीएस कोड सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर मैक्सिमम आपको प्लगइन मिल जाता है और इजिली सभी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मतलब वन प्लेटफॉर्म है, सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर ए टू जेड, चाहे आपको सी का प्रोग्राम करना हो, जावा का करना हो या फिर किसी भी लैंग्वेज का, वीएस कोड यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे मैं चलता हूँ। आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम पर एक ब्राउजर होना चाहिए जिसमें आप क्रोम का यूज कर सकते हैं, लेकिन खास मैं इस ट्यूटोरियल के लिए मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर रहा हूँ। Why use CSS? By using CSS, you can modify and give a beautiful look to the website. It saves a lot of time to design a website. मतलब इसका यूज करके आप वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप कर लेते हैं। आप सबसे पहले अगर आपके पास क्रोम है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स मोजिला। यहाँ पर सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर लिखना है डाउनलोड वीएस कोड और इंटर कर देना है। आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा आपको।
यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको 3 चीज दिख रहा होगा। ये विंडोज आपका सिस्टम है तो विंडोज वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनेक्स के लिए लाइनेक्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज वाला है और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट के पास यही नॉर्मली होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड होना शुरू स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ समय में यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और मैं इसको पॉज कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में वीएस कोड है जिसको मैं इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर वीएस कोड रखा हुआ है। आपको इजिली यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग में ये सब क्लिक नहीं रहेगा, तो आपको क्या कर देना है, सारे पे टिक कर देना है। आप पहले वाले पे भी टिक कर सकते हैं अगर डेस्कटॉप पर आइकन चाहते हैं, और ये सब पर भी आपको टिक कर देना है। जिससे क्या होगा, कुछ फायदा आपको मिलेगा जो कि आगे आपको समझ में आएगा। मतलब आप डायरेक्टली जो फाइल एक्सप्लोरर का जो फाइल है उसको डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं। तो ये फायदा आपको मिलेगा वहां पर। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। सबसे पहले वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड को ओपन करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर वीएस लिखूंगा, वीएस कोड आ गया है और इस पर इंटर कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर वीएस कोड आपके सामने ओपन है। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फोल्डर को आपको खोलना है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर से ओपन फाइल करेंगे। इस मेथड से भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको एक नया मेथड बताऊंगा जो कि वहां पर टिक किए थे उसका फायदा होगा। अभी हम अपने फोल्डर में आ गए हैं जहां पर हमें कोड करना है, जहां जो कोड आपके साथ शेयर करेंगे, जो फाइल शेयर करेंगे। यहाँ पार्ट 1 आप देख रहे हैं। अभी पार्ट 1 में यहाँ पर मैं अपना पीडीएफ रखा हुआ हूँ नोट्स का, ये आपको आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद इसमें मैं इसको डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन करना चाहता हूँ, तो ओपन विथ वीएस कोड पर क्लिक करेंगे। ये फोल्डर जो है पार्ट 1 वाला, ये वीएस कोड में डायरेक्टली ओपन हो गया है। अब यहाँ वीएस कोड के इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको क्या करना है, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको मेन्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग मेन्यू मिलेगा। अभी करंट डॉक्यूमेंट पर जहां पर होंगे उसका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर देखिए यहाँ पर आ गया है। लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सारा काम कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वापस आना है फाइल सेक्शन में। यहाँ से फटाफट आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले तो हम फाइल बनाते हैं। चूंकि जो सीएसएस है वो एचटीएमएल के साथ ही यूज होता है, मतलब अकेले सीएसएस यूज नहीं हो सकता, वो जब भी यूज होगा तो एचटीएमएल के साथ होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एचटीएमएल का एक फाइल बना लेना है, प्लस करना है और एचटीएमएल का फाइल बना लेना है। यहाँ पर मैं सिंपली एक एचटीएमएल का फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखिए डॉट एचटीएमएल यहाँ पर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डॉट एचटीएमएल से ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो है एचटीएमएल का फाइल है और इसका एचटीएमएल का एक्सटेंशन यही होता है। इंटर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक दो फोल्डर है उसको बनाना है। यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 आइकन है। यहाँ पर सबसे पहला आइकन से आपका फाइल क्रिएट होता है जैसा कि यहाँ पर करके दिखाया। दूसरा आइकन से फोल्डर क्रिएट होता है। अगर फोल्डर क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर मैं सीएसएस नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है। अगर इसी पर रखेंगे तो इसके अंदर अगला फोल्डर बन जाएगा। फिर से एक फोल्डर जेएस नाम का बना लेते हैं और एक और फोल्डर बना लेते हैं इमेज नाम का। नॉर्मली जब भी प्रोफेशनल लेवल पे आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं इसी तरीके से आप फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैदरिंग आपको नहीं करना है कि बाहर में ही सारा फाइल सीएसएस का जावास्क्रिप्ट का सब कर देंगे तो गैदरिंग मच जाएगा। अगर आपके वेबसाइट पर एक आध सौ फोटो यूज हो रहा है, पिक्चर यूज हो रहा है, बाहर रहेगा तो गैदरिंग मच जाएगा। तो आपको इमेज के अंदर रखना है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, ये सब फाइल बना लिए हैं। उसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं सीएसएस का यूज क्या होता है लाइव। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर नोट्स में देखे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई यूज सीएसएस का यूज क्यों करेंगे और ये क्या कर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक वेबसाइट को उठाते हैं जिसका यूज करते हुए आपको मैं इसका एग्जाम्पल को समझाऊंगा। तो जो भी एग्जाम वगैरह का तैयारी करते हैं या आपको लेटेस्ट जॉब वगैरह चाहिए तो यहाँ पर सरकारी.com है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये मत समझिए इसका प्रचार कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसका यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और सरकारी.com वाले के लिए भी है
कि मैं आपके वेबसाइट के साथ कोई छेड़खानी करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ टेक्निक्स है जिसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैं दिखाता हूँ कि CSS क्या है और HTML क्या है। इसमें जो भी चीजें आपको सामने दिख रहा है, जो भी चीजें आपको कंटेंट में दिख रहा है, चाहे पिक्चर दिख रहा हो, ये टेक्स्ट दिख रहा हो, ये बॉक्स दिख रहा हो, जितना भी चीजें आपको दिख रहा है वो पार्ट है HTML का। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, वो डिफाइन करता है CSS। वो डिफाइन कौन करता है, CSS। जैसे ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये बोल्ड है, ये बड़ा साइज में है, इसका जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट है, तो ये सब कैसे हो पाता है संभव, CSS के कारण। इसका बैकग्राउंड आप अलग देख रहे हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड अलग देख रहे हैं, ये अलग अलग आपको बॉक्स दिख रहा है। ये सब जो प्रॉपर्टी हम लगाते हैं वो लगाते हैं CSS के थ्रू। तो लेट अस सी, मतलब इसको हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाते हैं। तो इसको समझने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके जो सोर्स कोड है उसको अलग फाइल में करके आपको दिखाता हूँ। इसके सोर्स कोड को देखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, व्यू सोर्स कोड, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड करेंगे, ये आपको सोर्स कोड दिख गया। इसमें जितना भी HTML यूज हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लिया हूँ, और आपको यहाँ पर VS कोड के अंदर लेकर चलते हैं और इसका आउटपुट दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं कुछ CSS यहाँ पर लगा हुआ है नीचे, और कुछ CSS लिंक के रूप में रखा हुआ है। हम अगर इसको कॉपी अभी किए हैं तो सिंपली जो CSS इस पेज में है वही अप्लाई होगा, बाकी जो बाहर वाला CSS वो अप्लाई नहीं होगा। तो देखते हैं बिना CSS का कैसा वेबसाइट लगता है। तो हम क्या करते हैं, VS कोड में एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं test.html और इंटर करते हैं, और इसमें फटाफट उस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिए हैं उस कोड को। अब देखिए यहाँ पर कोड आपको दिख रहा है, जो भी चीजें वहां पर से पेस्ट किए हैं आपको कोड पूरा दिख रहा होगा। इसका आउटपुट देखने का कोशिश करते हैं। तो आउटपुट कैसे देखेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। अभी आपको लाइव सर्वर प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसी के कारण मैं यहाँ पर इजिली देख पाऊंगा, या फिर सिंपली आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, टेस्ट नाम का फाइल है इस पर, इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर से ओपन करके दिखा रहा हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखिए यहाँ पर ये खुल गया है। अब दोनों वेबसाइट को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इस वेबसाइट में और इस वेबसाइट में अंतर क्या है। इसमें देख रहे होंगे CSS नहीं लगा हुआ है, तो आपको कंटेंट तो दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है, जो भी होम रिलेटेड जॉब वगैरह ये सब है दिख रहा है, लेकिन आपको पूरा CSS अप्लाई होकर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नीचे ये सब चीजें दिख रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें CSS फाइल इंक्लूडेड नहीं है। तो सिर्फ HTML से ऐसा वेबसाइट बनता और CSS इसको कैसा खूबसूरत बनाता। तो आप थ्योरेटिकली आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको इसके साथ कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको लाइव। तो इस पर आपको मॉडिफाई करने के लिए सिंपली क्या करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो वहां पर लास्ट ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, और उसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+I। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये खुल गया है। अब हम चीजों को चेंज करने का कोशिश करेंगे। देखिए अगर आपको सिर्फ HTML आता है तो आप यहाँ से HTML को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको बताया था जो सरकारी रिजल्ट कंटेंट आपको दिख रहा है ये HTML का पार्ट है। तो HTML को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करना है, और जो भी एलिमेंट को चेंज करना है उस एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ढूंढना है सरकारी रिजल्ट कहाँ पर है। आपको यहीं पर मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट। इसका नाम कुछ चेंज करने का कोशिश करते हैं, करके क्लिक किए हैं तो यहाँ पर देखिए माय रिजल्ट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मेरा कोई भी अलग मकसद नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस चीज को कर रहा हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो साइड वाला जो सेक्शन है इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कलर कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट, जो आपका HTML पार्ट इधर दिखता है, CSS पार्ट इधर दिखता है, तो कलर इसका व्हाइट है, यहाँ पर कलर रहा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ये रहा, ग्रीन हो गया है कलर। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका साइज बदल देने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज के सामने एरो बटन से आप बढ़ा सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका साइज भी बढ़ा दिया हूँ। तो ये सब क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि CSS से मैं कर रहा हूँ। आप चाहे यहाँ से डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को हटा भी सकते हैं। देखिए छोटा हो गया है, बड़ा हो गया।
तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से इस कॉर्नर पर क्लिक करना है, इस बटन पर, इस आइकन पर, और ये बाहर वाला जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आ गया सेक्शन। अब इसमें से आपको इसको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। देखिए ब्लू हो गया है, और देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, इसका साइज। तो ये सब जो चीजें हो रहा है, देखिए लुक, आपका जो वेबसाइट का लुक थोड़ा सा हेडर का चेंज हो गया कि नहीं? तो ये संभव है सीएसएस से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सीएसएस का क्या यूज है। और भी चीजें आप कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह घटा बढ़ा सकते हैं। सिंपली इसका साइज अगर आपको घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से करेंगे। इसका बिड्थ को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर बिड्थ आपको दिख रहा है, बिड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, देखिए घट रहा है। तो यहाँ पर आप बिड्थ हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हाइट को बढ़ाना घटाना हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके देखिए हाइट को हम बढ़ा रहे हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। देखिए हाइट बढ़ रहा है। या फिर आप नीचे वाले भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है, अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये लेटेस्ट जॉब के जगह पर अगर आप करंट जॉब लिख देते हैं, करंट जॉब, आप यहाँ पर करंट जॉब लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर करंट जॉब हो गया है। आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ए टू जेड, जैसा कि आपको ऊपर में मैं बताया, ये सब चीजें कर सकते हैं। हाँ, आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, ये लाइव जो है वेबसाइट में चेंजिंग नहीं हो रहा है। ऐसा ना कि आप यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं तो सर्वर पर भी हो जाएगा। पहले ही मैं बताया, सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने ब्राउजर, अपने लोकल सिस्टम में करके देख सकते हैं। और इसको जैसा ही रिफ्रेश करूंगा ये सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जो चेंजिंग किया था वो सर्वर से फिर से अपडेट हो गया, जो उसका बाय डिफॉल्ट चीजें हैं। आपको समझ में आ गया होगा सीएसएस से क्या कर सकते हैं। सीएसएस से बहुत सारी चीजें हैं जो इजिली कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड की तरफ और पहला सीएसएस प्रोग्राम करने का कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं नोट्स में देखता हूँ कि क्या नोट्स में लिखा हुआ है। ये चीजें आप समझ गए हैं कि सीएसएस का क्यों यूज करना है। हमारा सेटअप भी तैयार हो गया है। अब हम पहला प्रोग्राम करके देखते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम में लिखा हुआ है वर्डी, ये करली ब्रैकेट के अंदर कलर, जो आपका पेज है उसके कलर को चेंज करना है। तो उसके पहले मैं वीएस कोड में चलता हूँ और इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं देख लिया हूँ। और index.html यहाँ पर आपके पास फाइल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर इसमें लिखना है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं वीएस कोड, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, एक्सप्लेन नोट का यहाँ सैम्बल लिखना है, उसके बाद इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर वो सैम्बल लिखने के बाद इंटर करने के साथ ही आपके पास आ गया। करना क्या है, कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ, सिंपली इस सैम्बल को लिखना है और इंटर कर देना है। इंटर करते के साथ आपके पास ये जो आपका स्ट्रक्चर है सामने आ गया। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डेट मीन्स आप HTML नहीं जानते, आप HTML के अंदर ये सब चीजें आता है। ये सब जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से HTML पेज का स्ट्रक्चर है। आप इस चीज को जाकर MDN रेफरेंस पर भी देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली हमारा जो चैनल है उस पर HTML का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करके देखूंगा कि इसमें क्या है, इसका आउटपुट क्या आता है। तो सिंपली राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है, क्योंकि अभी मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नहीं राइटअप किया, वो सिर्फ स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर से कोई आउटपुट आता नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो इसमें फटाफट मैं सबसे पहले एक हेडिंग ले लेता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। हेडिंग में मैं यहाँ पर H1 लिखूंगा। देखिए अगर आप बेसिक नोटपैड यूज कर रहे हैं, बेसिक नोटपैड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसके अंदर H1 लिखना पड़ेगा। H1 लिखेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, उसके बाद जो भी लिखना होगा वो लिखने के बाद आप फिर से H1 को फॉरवर्ड स्लैश के बाद बंद करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर काफी समय लगेगा आपको, अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो। आपको यहाँ पर सुविधा होता है, आप यहाँ पर टैग का नाम लिखिए H1 और यहाँ पर इंटर कर दीजिए। देखिए H1 यहाँ पर बंद करके टैग आ गया, और इसमें जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, या वेलकम टू CSS। नीचे एक और पैराग्राफ लेते हैं, उसके लिए P लिखेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर लिख देंगे डिजिटल पर मूवी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका आउटपुट देखने का कोशिश करना। आउटपुट देखने के पहले आपको यहाँ पर सेव कर देना है फाइल को। आप यहाँ
भी सेव कर सकते हैं फाइल पर जाकर, या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस दबाने के बाद आप ब्राउजर पर सिंपली चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मोजिला का यूज कर रहे हैं, मोजिला पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं आया हूँ पेज पर, यहाँ पर देख रहे होंगे आ गया है वेलकम टू सीएसएस डिजिटल प्रमोद। देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर का फायदा ये होता है कि आपको रिफ्रेश नहीं करने की जरूरत पड़ता है। जो भी चेंजेज आप VS कोड में करेंगे, जो भी चेंजेज आप यहाँ पर VS कोड में करेंगे, जो भी चेंजेज आप यहाँ पर करेंगे, चाहे कोई भी चीज लिखेंगे, वो चीजें जो है आपको सिंपली यहाँ पर ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम यहाँ पर करने का कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, CSS का कोड करने के लिए आप हेड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंपली स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इंटर। देखिए स्टाइल टैग बन के यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टाइल लिखना है। तो हम क्या चाहते हैं स्टार्टिंग में, ये बॉडी जो है आपका, ये जो पूरा आपको जो दिख रहा है बैकग्राउंड में, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ और बॉडी का कलर मैं यहाँ पर येलो करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ बॉडी, जिससे ब्राउजर को पता चलेगा कि बॉडी का कलर चेंज करना, और स्टाइल टैग के अंदर ये सब चीजें लिखना है। बॉडी के बाद करली ब्रैकेट लेंगे और इसमें लिखेंगे सिंपली इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आपको लिख देना है बैकग्राउंड इंटर। तो इसका कोई भी कलर दे दूंगा बैकग्राउंड का, तो येलो कर देता हूँ, येलो और इंटर। देखिए येलो आ गया है और इसको सेव कर देना है कंट्रोल एस से, और जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, आपने पहला CSS कोड सीख लिया है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कंग्रेचुलेशन लिखिए। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सके। तो चलिए वापस चलते हैं VS कोड की तरफ। इस चीज को समझ लेते हैं कि मैंने जो है इसको कैसे चेंज किया है। तो चलिए PDF की ओर, अपने नोट्स की ओर चलते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे उसका सिंटेक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है जिसमें प्रॉपर्टी लगाना है। जैसे वहां पर बॉडी में लगाना था, अगर किसी पैराग्राफ में आपको प्रॉपर्टी लगाना होगा तो सिंपली P लिखेंगे, P टैग मतलब यहाँ उसका जो नाम होगा, और जो भी इसको बोलते हैं सिलेक्टर, जो कि आगे हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल आप इस चीज को समझिए, और इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर आपको इसका प्रॉपर्टी लिखना है। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर इसका प्रॉपर्टी का नाम आएगा और इसका वैल्यू आएगा, सेमीकोलन। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना है, कॉलन, उसका वैल्यू, सेमीकोलन। फॉर्मेट को हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ पर लिखना है फॉन्ट साइज, कॉलन 20 पिक्सल। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। आप चाहे इसके अंदर 10, 20, 50 जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जो कि आगे हम सीखेंगे। तो सिंटेक्स को आप देख लिए, तो यही सिंटेक्स यहाँ पर यूज हुआ है। आगे हम चलते हैं नोट्स में। नोट्स में आगे जो है CSS का मेथड है। तो CSS को HTML के साथ अप्लाई करने का बेसिकली 3 मेथड यहाँ पर है। पहला मेथड है इनलाइन, दूसरा मेथड है इंटरनल, तीसरा मेथड एक्सटर्नल। तो मेथड का मतलब होता है कैसे अप्लाई करना। तो देखिए जो अभी हम यूज कर रहे थे, ये वाला चीज जो स्टाइल में हम लिख रहे थे, इसी को बोलते हैं इंटरनल मेथड। मतलब आपको क्या करना है, जो भी CSS लिख रहे हैं आप उसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या होगा, आपको यहाँ पर यूज करना है स्टाइल को एज ए टैग। देखिए यहाँ पर स्टाइल जो है एज ए टैग यूज हुआ है। जैसे आपका H1 टैग है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, उसी तरीके से हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर स्टाइल टैग के रूप में यूज हुआ है, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी को लिखेंगे। दूसरा जो मेथड आ जाता है आपका इनलाइन। तो इनलाइन मेथड में क्या होता है, आप इस स्टाइल टैग के अंदर न लिखकर आपका जहां पर HTML का टैग होता है उसी लाइन में यहाँ पर स्टाइल लिखकर इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल एज ए एट्रीब्यूट यूज होता है। मतलब यहाँ पर जो स्टाइल है एट्रीब्यूट के रूप में यूज होता है, और एट्रीब्यूट का फॉर्मेट होता है उसका नाम इक्वल टू डबल कोट में इसका वैल्यू। इसका कंसेप्ट आप HTML में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा इनलाइन और इंटरनल। हालांकि इसको VS कोड में अभी जाकर देखेंगे। तीसरे मेथड को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को इनलाइन और एक्सटर्नल को दोनों को एक साथ यहाँ पर देखेंगे। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, हम सेम HTML डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी को नहीं लिखकर एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन .css होता है, और इसको लिंक के थ्रू उसमें कनेक्ट करते हैं। तो उसका कुछ फॉर्मेट होता है लिंक
टैग के अंदर आपको रिलेशन में स्टाइल शीट लिखना है और यहाँ पर href में style.css मतलब फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि style.css होना चाहिए, जो भी फाइल का आप नाम रखेंगे वो लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अलग से CSS लिखते हैं तो इसमें एम्बेड हो जाएगा। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। आप देखे थे स्टाइल ये कौन सी CSS है, ये सिंपली इनलाइन CSS है। तो इनलाइन CSS में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, P को लिखेंगे और ब्रैकेट लेंगे और इसमें भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ, तो यहाँ पर GREEN लिखूंगा, ग्रीन। तो ग्रीन हो गया है। आप जाकर वहां पर देखते हैं मोजिला में, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। बड़ा करके आपको दिखा दिया हूँ। हम क्या करते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टी लगाए हैं इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसमें कमेंट क्या होता है, कमेंट से आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को डिसेबल कर सकते हैं और उसका आउटपुट ब्राउजर में नहीं दिखेगा। कमेंट करने के लिए इसमें एक शॉर्टकट होता है VS कोड में, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। देखिए ये जो लाइन है कमेंट आउट हो चुका है और इसको सेव करके अगर हम ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर सारा प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। तो इस जो प्रॉपर्टी हम इनलाइन में लगाए थे उसी प्रॉपर्टी को एक्सटर्नल में कैसे लगाएंगे वो कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल में लगाने के लिए आप यहाँ पर नोट्स में देखे हैं, सिंपली क्या करना है, लिंक के अंदर इस चीज को एम्बेड करना है। तो उसके लिए आपके पास एक फाइल होना चाहिए जो कि CSS का फाइल है। तो हमारे पास अभी फाइल यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर से फाइल बनाना है। तो देखिए नोट्स में मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली style.css लिए हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है, आपको कुछ भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि style.css, कुछ भी लिख सकते हैं, style1 style2 कुछ भी। तो हम यहाँ पर लेते हैं style.css, ये ले लिए हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए style.css आ गया है ब्लैंक। तो आपको क्या करना है, जो कोड आप इस स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे थे उसी कोड को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए कोड आ गया है, इसको सेव कर देते हैं। लेकिन अगर हम आउटपुट अभी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसमें नहीं बताया HTML डॉक्यूमेंट को कि कहाँ से स्टाइल उठाना है। देखिए यहाँ पर कहीं पर बताया हुआ नहीं है कि कहाँ से स्टाइल उठाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हेड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर लिंक टैग को लेना है। तो सिंपली लिंक यहाँ लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। लिंक टैग यहाँ पर आकर आपके लिए तैयार है। ये सब फैसिलिटी तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर VS कोड यूज कर रहे हैं। अगर बेसिक नोटपैड यूज करेंगे तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पर ध्यान देना है, HTML का फाइल और CSS का फाइल अगर दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हैं। फाइल का नाम लिख देते हैं जो कि है style.css और इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद आउटपुट यहाँ पर जाकर देखते हैं। देखिए आउटपुट में आपको प्रॉपर्टी लग चुका है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे इंटरनल CSS में क्या होता है, आपको इसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यूज होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको अलग से CSS फाइल बनाना पड़ता है और उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है। और तीसरा जो बचा हुआ है वो है इनलाइन, जो कि काफी इजी है। इसके पहले आपको क्या करते हैं, ये जो स्टाइल शीट है इसी में था तब किए थे, हम क्या करते हैं इसको अब डिलीट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो CSS का फाइल है वो CSS फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। इस पर क्लिक करने के बाद ध्यान देना, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है और नाम लिखना है style.css, इंटर। देखिए style.css फोल्डर के अंदर अब बन गया है। तो आपको अब चेंजिंग यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ बताना होगा कि आपको यहाँ पर CSS फॉरवर्ड स्लैश, इससे क्या पता चलेगा HTML फाइल को कि जो आपका स्टाइल है इस फोल्डर के अंदर इस फाइल में लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। चूंकि मैं उसमें अभी कुछ नहीं लिखा हुआ हूँ style.css में, इसलिए नहीं आया था। यहाँ पर प्रॉपर्टी को ला दिए हैं। अब यहाँ पर जाकर देखते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से अप्लाई हो गया है। तो आई थिंक दोनों मेथड जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे मेथड की ओर चलते हैं जो कि है इनलाइन। इनलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाने का कोशिश करते हैं। इनलाइन में हम क्या करते हैं, ये जो हेडिंग है इसका साइज वगैरह बदलने का कोशिश करते हैं। मतलब आप सारे चीज कर सकते हैं इसमें,
इन लाइन में प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का। डबल कोट में आपको लिखना है इसका जो भी कलर वगैरह चाहिए, तो इसका कलर जो है यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, रेड। देखिए रेड हो चुका है। मतलब आप जो इसे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप इसमें भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो बॉडी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी आपको स्टाइल लेना पड़ेगा, स्टाइल ले लिए हैं और इसके अंदर बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब जाकर देखते हैं बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्लू हो गया। अब बोलेंगे कि यहाँ पर पहले से CSS लगा हुआ है, स्टाइल डॉट CSS में ब्लू कैसे हो गया, क्योंकि इसमें पहले से भी लगा हुआ है। तो इसका कारण यह है क्योंकि इसका ऑर्डर होता है। अगर आप कहीं CSS अलग सीट में लगाते हैं तो ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसी एलिमेंट में आप इंटरनल CSS लगाते हैं तो बाहर वाला CSS न लगकर इंटरनल लगेगा। पूरा प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगा, जो स्पेसिफाई करेंगे इसमें वो खत्म होगा। और यदि इनलाइन लगाते हैं तो इनलाइन वाला लगेगा। मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है इनलाइन वाले का होता है, फिर इंटरनल का होता है, उसके बाद एक्सटर्नल का होता है। नॉर्मली जो हम CSS सीखेंगे यहाँ पर सब में प्रैक्टिस के लिए इंटरनल CSS का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेथड है CSS का मेथड वो कंप्लीट होता है। अब अगले सेक्शन की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स को खोल लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं CSS selector are used to select the HTML element to apply different style। मतलब CSS selector का यूज होता है CSS के प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। अब आगे चलते हैं। CSS selector का कुछ टाइप है, जिसमें पहला टाइप है एलिमेंट सेलेक्टर और दूसरा टाइप है आईडी, तीसरा क्लास। मेन रूप से तीन यहाँ पर सेलेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर को। एलिमेंट सेलेक्टर है इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट बाय टैग नेम। मतलब इस मेथड में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाने के लिए डायरेक्टली हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, मतलब टैग का नाम लिखते हैं। जैसे पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगाना हो तो P टैग लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखे थे। सिंपली बॉडी में प्रॉपर्टी लगाना था तो क्या किए थे, बॉडी लिखे थे, और पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगाना था तो P लिखे थे। उसी तरीके से सिमिलरली अगर H1 में लगाना होगा तो H1 लिखेंगे, और भी किसी भी तरीके का एलिमेंट होगा वो लिखकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो सेलेक्टर आता है वो है आईडी सेलेक्टर। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट बाय देयर आईडी। मतलब उसके आईडी से यहाँ पर एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एलिमेंट के अंदर एक आईडी डिफाइन करना होता है, उसके बाद उस आईडी का यूज करते हुए इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। चीजें वही है जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे थे, अंतर क्या है, इसमें आईडी नेम के आगे आपको हैच लगाना है। तीसरा जो सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर, यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट बाय देयर क्लास। मतलब उसके क्लास से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास को सबसे पहले HTML टैग के अंदर डिफाइन करना होता है और उस क्लास का यूज करते हुए उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ पर क्लास का नाम लिखने से पहले आपको डॉट लगाना होगा और सेम वही फॉर्मेट अप्लाई करते हुए प्रॉपर्टी को लिखना होगा। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली VS कोड में जाकर देखते हैं आखिर है क्या। तो मैं सिलेक्टर को समझने के लिए फटाफट यहाँ पर दूसरा फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा selector.html। तो selector.html ले लिया हूं और मैं क्या करूंगा, फटाफट इसमें HTML का स्ट्रक्चर ले आऊंगा, इंटर करूंगा, आ गया। इसमें सबसे पहले दो चार टैग इसमें ले आऊंगा। तो सबसे पहले मैं H टैग ले आता हूं, H1, और इसमें मैं लिख देता हूं CSS सेलेक्टर। एक और हेडिंग लेता हूं H2 के अंदर, H2, और इंटर। यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल प्रमोद, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए P इंटर, पैराग्राफ आ गया है। और यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली यूजेज टैग सेलेक्टर। मतलब इसमें सिंपली टैग सेलेक्टर का यूज करेंगे। आगे जो है पैराग्राफ जो लेते हैं आईडी के साथ लेते हैं, तो आईडी के साथ लेने के लिए P लिखेंगे, H के साथ उस आईडी का नाम लिखेंगे, पैरा1, और इंटर। तो देखिए हमारा आईडी के साथ पैराग्राफ आ गया है। और इसमें लिख देते हैं दिस इज आईडी सेलेक्टर, आईडी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, PH para2, तो para2 के नाम से आ गया है, और इसमें लिख देता हूँ दिस इज ऑल्सो आईडी सेलेक्टर। ये आईडी ले लिया हूँ, इसमें प्रॉपर्टी कुछ लगाने का कोशिश करता हूँ। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है और स्टाइल टैग लेना है।
चलिए स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल टैग आ गया है और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, ये जो हेडिंग का है कलर चेंज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं H1 का कलर चेंज कर देते हैं H1 और यहाँ पर करली ब्रैकेट लेंगे और इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, कलर, कलर में इसका रेड कर देते हैं, रेड, और कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं VS कोड में, राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है रेड हो चुका है, जो कि पहले भी हम लोग समझ चुके थे। हम चाहते हैं इस पैराग्राफ का प्रॉपर्टी चेंज करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पी लेंगे और ब्रैकेट लेंगे, इसमें कलर लिखेंगे, ग्रीन देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर जो है ग्रीन हो गया है सबका, देखिए सबका कलर ग्रीन हो गया है। प्रॉपर्टी लगाए हैं तो सारे पैराग्राफ में सिर्फ प्रॉपर्टी लग गया है जैसा कि देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े कि अलग अलग पैराग्राफ में मान लिया जाए इसका प्रॉपर्टी कुछ और चाहते हैं, जैसे मैं ये जो पैराग्राफ है इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है कोई दूसरा कलर हो जाए, तो सिंपली मैं इसका यूज करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, लिखूंगा H और टैग है उसका नाम, तो para1 है और ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ गया है और इसमें हमें प्रॉपर्टी लिखना है। जैसे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर के लिए सिंपली क्या लिखूंगा, यहाँ कलर लिख दूंगा और साथ में क्या करूंगा, कलर का नाम लिखूंगा। तो कोई भी कलर आपको चाहिए, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए ये एक्वा कलर कर देता हूँ और यहाँ पर एक्वा कलर करने के बाद देखता हूँ आउटपुट कि यहाँ पर आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक्वा कलर आ गया है। उसके बाद अगर दूसरे पैराग्राफ में करना है तो para2 से आप यहाँ पर कर सकते हैं, para2 का भी प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको आईडी सिलेक्टर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्लास सिलेक्टर की ओर। मतलब अगर आपको एक साथ कई पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन सभी पैराग्राफ में नहीं, कुछ खास ग्रुप वाले पैराग्राफ में, तो आप कैसे लगाएंगे, उसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले HTML के अंदर कुछ एलिमेंट लेना होगा जिसका ग्रुप सेम हो। तो यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं और इसका क्लास कुछ डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ग्रुप 1 लिख देते हैं, ये हमारा आ गया है पैराग्राफ। यहाँ पर लिख देते हैं IM अंडर ग्रुप 1। यहाँ पर और भी पैराग्राफ आप ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक हेडिंग भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं, S3 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं I am also in group 1 और यहाँ पर साथ में अब देखिए इस समय मैंने क्या किया था, एक डायरेक्टली इमेज का यूज नहीं किया था, मतलब डायरेक्टली क्लास नहीं लिया था। तो आप मैनुअली भी यहाँ पर क्लास डिफाइन कर सकते हैं, CLASS। और इसी तरीके से अगर नोटपैड में आप कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ग्रुप 1 अगर आप बाद में क्लास देते हैं तो। यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो तीनों एलिमेंट है इसका कलर चेंज हो जाए एक साथ। तो यहाँ पर डॉट के साथ क्लास का नाम लिखना होगा, तो डॉट लिखेंगे और इस क्लास का नाम है ग्रुप 1, ग्रुप 1, ठीक है। और इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके अंदर हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कलर को नहीं बैकग्राउंड को, या कलर को भी चेंज कर सकते हैं एज यू विश, जैसा आप चाहते हैं। चलिए कलर को पहले चेंज करते हैं ब्लू। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख गया सारा ब्लू हो गया है। आप चाहे तो एक साथ इसमें बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप क्लास सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। आईडी सिलेक्टर में आप किसी खास एलिमेंट का प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, क्लास सिलेक्टर में आप किसी ग्रुप का करते हैं, और टैग सिलेक्टर में आप सिंपली उस टैग का जितना भी एलिमेंट होगा उस टैग से, जैसे पैराग्राफ टैग से, वो सारे का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे पी टैग का यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज किए थे ग्रीन, लेकिन उसके बाद उसी एलिमेंट में कोई टैग देकर अलग नया प्रॉपर्टी करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को ओवरकम करके नया प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। हमारा जो तीनों सिलेक्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, आप समझ गए होंगे। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल का यूज करते हैं, एक स्टोरी आपको सुनाते हैं जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि किसी स्कूल या किसी कॉलेज वगैरह में प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ का सीन क्या होता है। वहाँ एक स्टेज होता है और स्टेज के नीचे दर्शक होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं स्टूडेंट लोग। तो वहां पर क्या होता है, अगर किन्हीं को कुछ प्राइज देना है तो स्टेज पर बुलाया जाता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारा टैग है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा। और ये स्टाइल जो है एक तरीके से स्टेज है।
तो यहाँ पर जैसे वहां पर स्टेज पर अगर किसी को बुलाना होगा तो वो बुला सकते हैं और यहाँ से उठकर वो लोग जाएंगे। जैसे मान लिया जाए ये स्टेज पर से पुकारा गया, राहुल नाम के जो स्टूडेंट है यहाँ स्टेज पर चले आइए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी राहुल नाम के स्टूडेंट होंगे वो स्टेज पर चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर टैग सिलेक्टर में क्या होता है, अगर हम टैग का नाम यहाँ से पुकारेंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, जिसे पी टैग लिखें, तो जितना भी पैराग्राफ इसके अंदर है वो सब में प्रॉपर्टी लग जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को बुलाकर इनको एक गिफ्ट दे दिया कि भाई साहब आपका जो कलर होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। अब दूसरा उसमें क्वेश्चन आता है, जो स्टेज पर बुला रहे हैं, अगर राहुल नाम के सारे राहुल को न बुलाकर किसी एक राहुल को बुलाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, उस राहुल के आईडी से बुलाना होगा। क्योंकि हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट का या हर एक कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का अपना एक यूनिक आईडी होता है। अगर उस आईडी से बुलाएंगे कि फलना आईडी वाले राहुल स्टूडेंट यहाँ पर चले आइए या फलना आईडी वाले स्टूडेंट यहाँ पर चले आइए, तो क्या होगा, वो खास आईडी वाले स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और उनको प्राइज दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आईडी पहले से डिफाइन करना होता है HTML के अंदर। जैसे यहाँ पर पारा 1 है, इस पैराग्राफ का आईडी पारा 1 है। अगर हम इस खास एलिमेंट को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं और इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, इस आईडी का नाम लेंगे हैच के साथ, इससे पता चलता है ब्राउजर को कि आईडी है ना, और इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आईडी का यूज हो रहा था, तो आईडी यूनिक के लिए होता है, मतलब किसी खास एलिमेंट के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एक आईडी दो स्टूडेंट को नहीं मिल सकता, उसी तरीके से एक आईडी हम दो एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। तीसरा जो आ जाता है इसमें क्लास, जैसे स्टेज पर अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को बुलाना होगा, जैसे मान लिया जाए बोला जाएगा 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टेज पर आ जाए, तो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल रहेंगे वहां पर स्टेज पर चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर ग्रुप में यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट को डिफाइन किए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप 1, तो क्या होगा, इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टैग होगा जिसका क्लास ग्रुप 1 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और उसमें जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सिलेक्टर खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आगे चलते हैं, सिलेक्टर में इतना ही नहीं है, कुछ स्पेशल सिलेक्टर भी है जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर नोट्स की ओर चलते हैं। नोट्स में आपको आईडी क्लास सिलेक्टर के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सम अदर सिलेक्टर। सम अदर सिलेक्टर में सबसे पहला जो सिलेक्टर यहाँ पर है एलिमेंट डॉट क्लास सिलेक्टर। मतलब इसमें क्या है, अगर आप किसी एलिमेंट को कोई क्लास दिए हुए हैं, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेम क्लास है, 3 एलिमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं सिर्फ पैराग्राफ में ये प्रॉपर्टी लगे लेकिन वो ग्रुप 1 के अंदर आना चाहिए, तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, p डॉट ग्रुप 1, और इसमें जो कलर देंगे उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। अगला जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज होता है अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपको लगाना है तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में क्या होता है, आप अलग अलग एलिमेंट का नाम एक बार में लिखकर सारे में एक बार में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो चलिए ये सब का लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का एग्जांपल। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, तो हम फटाफट यहाँ पर एक दो एलिमेंट और लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक पी एलिमेंट और ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं डिजिटल प्रमोद में ही लिख, इसके नीचे एक और एलिमेंट डिवीजन एलिमेंट ले लेते हैं, डिवीजन ले लिए, और इसके अंदर भी लिख देते हैं हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक टैग ले लेते हैं, एक और डिवीजन ही ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हम क्या करें, स्टार दे दें, स्टार से होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, और इस तरीके से इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लगा दें। अगर इसमें हम लगाते हैं कलर ब्राउन, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल के रूप में ब्राउन सब में अप्लाई हो गया, जिसमें भी प्रॉपर्टी नहीं लगाए हुए, जिसे डिजिटल प्रमोद में नहीं लगाए हुए थे, नीचे वाला जो डिवीजन था उसमें नहीं लगाए हुए थे। तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर से सारे एलिमेंट में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ आपको सेट करना हो तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली जब आप कोड कर रहे होते हैं मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग 0 कर देते हैं, इंटर पैडिंग 0 कर देते हैं। तो पैडिंग 0 करने के लिए सिंपल इसका शॉर्टकट है P
0 इंटर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं, सब एक दूसरे से चिपक गया है ना। मार्जिन पैडिंग 0 कर दिए। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ मार्जिन पैडिंग को, आप जब आगे कोड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। आगे हम देखते हैं एलिमेंट क्लास सिलेक्टर। तो मतलब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो ग्रुप 1 में 3-4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ S3 में लगे जो कि ग्रुप 1 के अंदर आते हैं। एलिमेंट क्लास सिलेक्टर का यूज कैसे करेंगे वो देखिए। आपको लिखना है S3 और उसके बाद डॉट उस ग्रुप का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं तो देखिए यहाँ देख रहे हैं रेड हो चुका है। लेकिन S3 में तो ये दोनों टैग था, सिर्फ इस टैग में क्यों लगा? मतलब यहाँ पर क्योंकि मैं बताया हुआ हूँ सिर्फ ग्रुप 1 वाले S3 में लगना है, इसीलिए सिर्फ इस S3 में लगा। अब तीसरा जो सिलेक्टर इसमें स्पेशल सिलेक्टर में आता है वो है ग्रुप सिलेक्टर। इसको देख लेते हैं। तो ग्रुप सिलेक्टर को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आप चाहते हैं एक साथ कई एलिमेंट पर प्रॉपर्टी लगाना, जैसे कि आप चाहते हैं पैराग्राफ पर भी प्रॉपर्टी लगाना, हेडिंग पर भी लगाना चाहते हैं, डिवीजन पर भी लगाना चाहते हैं, तो एक साथ आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ये सब चीजों को कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि किसी में कोई प्रॉपर्टी लगा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में H1 में H3 में डिवीजन में एक साथ प्रॉपर्टी लगा लें, तो आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, P कॉमा जो में लगाना चाहते हैं H1 कॉमा H3 कॉमा डिवीजन और उसके बाद ब्रैकेट ले लीजिए, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आप प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दीजिए। जिससे मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा जो H1 टैग था उसका कलर चेंज हो गया है, जितना भी पैराग्राफ था उसका कलर चेंज हो गया है, और H3 का कलर चेंज हो गया है, साथ में डिवीजन का भी कलर चेंज हो गया होगा। तो ग्रुप सिलेक्टर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको फिलहाल 3 सिलेक्टर पे फोकस करना है, जिसमें पहला सिलेक्टर था टैग सिलेक्टर, दूसरा जो था आईडी सिलेक्टर, और तीसरा क्लास सिलेक्टर। यही सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिलेक्टर है। कभी कभी ये सब सिलेक्टर का यूज हम लोग करते हैं, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता। तो फिलहाल हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और जो ये वाला कमेंट किए थे इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये वाला अनकमेंट करने के लिए भी आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ये अनकमेंट हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग चुका है अलग अलग। इस तरीके से हमने आज कवर किया इंट्रोडक्शन ऑफ CSS, और साथ ही साथ में उसका मेथड को देखें कि कैसे कैसे हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा 3 मेथड था, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। उसके बाद हम देखें सिलेक्टर, मतलब कैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे आगे का प्रॉपर्टी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर चलूंगा और हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ताकि आप CSS में काम कर सके। और इस सीरीज के लास्ट में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल सकेगा कि प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया जाता है, और उसका कोड भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।